गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा कल का टॉपिक अधूरा रह गया था कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक। तो उसको हम कंप्लीट करते हैं कि कल तक हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में कि डीएनए की पूरी हिस्ट्री पढ़ी हमने, ठीक। डीएनए का केमिकल कंपोजिशन पढ़ा था कि जो डीएनए है वो डीएनए मेनली 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, ठीक। फर्स्ट था नाइट्रोजिनस बेस, ठीक। फर्स्ट क्या था बेटा अपना? नाइट्रोजिनस बेस, ठीक। सेकंड था शुगर और थर्ड था फास्फोरिक एसिड। ये हमने कल पढ़ चुका था। नाइट्रोजिनस बेस हमने पढ़ा था बेटा कि 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या था? प्यूरिन ग्रुप एंड सेकेंड पायरिमिडीन ग्रुप। इतना क्लियर है? तो बेटा प्यूरिन ग्रुप में हमने इंक्लूड किया था किसको? कि जो डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड है, ठीक। डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड जैसे एडेनिन एंड ग्वानिन को इंक्लूड किया था। पायरिमिडीन में हमने इंक्लूड किया था बेटा किसको? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड जैसे साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ये सभी क्या है बेटा? नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक। शुगर में डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर ये किस में पाई जाएगी बेटा? डीएनए में और आरएनए में राइबोस शुगर। थर्ड हमने पढ़ा था फास्फोरिक एसिड, ठीक। तो ये तीनों मिलके कि जो डीएनए है, डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फास्फोरिक एसिड तीनों मिलके क्या कर रहे थे बेटा? एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे थे। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? वो डीएनए की एक स्ट्रैंड बनाएंगे। तो डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ठीक। उसमें 2 स्ट्रैंड होती है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। तो डीएनए की स्मॉल यूनिट हो गई क्या बेटा? न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बन रहा है बेटा? एक नाइट्रोजन बेस, या तो वो एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है या थायमिन हो सकता है। ये तो आरएनए में पाया जाएगा बेटा। ये किस में होगा? आरएनए में, ठीक। तो डीएनए में ये 4 न्यूक्लियोटाइड होंगे बेटा, ठीक। 2 प्यूरिन और 2 पायरिमिडीन। तो एक नाइट्रोजन बेस, एक शुगर और एक फास्फोरिक एसिड तीनों मिलके क्या करेंगे? एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। और ये न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते जाएंगे किससे? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, तो ये क्या करेंगे? डीएनए की पूरी एक चेन बनाएंगे, ठीक। तो हमने कल न्यूक्लियोटाइड भी पढ़ लिया था बेटा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। तो जो न्यूक्लियोटाइड है, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एडेनिन, ग्वानिन या थायमिन या साइटोसिन, किसी का भी एक। तो सपोज हमने एक न्यूक्लियोटाइड लिया, ठीक, NH2
ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर है किसका, साइटोसिन का। ये क्या है, साइटोसिन है। जब ये साइटोसिन शुगर के साथ जुड़ेगी, ठीक, तो ये क्या बना लेगी, ये जब शुगर के साथ जुड़ रही है, सपोज कि ये एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इस डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जब ये जुड़ेगी ये शुगर है बेटा, ठीक, तो इस शुगर के साथ जुड़ी तो नाइट्रोजन बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन, ये क्या कहला रहा है बेटा, न्यूक्लियोसाइड। अब जब इस शुगर के साथ फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो ये यहाँ पे बेटा जुड़ जाएगा फास्फोरिक एसिड, सपोज CH2, ठीक, ये फास्फोरिक एसिड जुड़ गया बेटा, ये, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड बने बेटा, ठीक, एक न्यूक्लियोटाइड बना है। इस एक न्यूक्लियोटाइड के बनने में ये शुगर का ये पहला कार्बन है बेटा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन हमेशा शुगर का किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजिनस बेस से। इसका एक फिफ्थ कार्बन जो है ये फास्फोरिक एसिड से जुड़ेगा, और जो थर्ड कार्बन है बेटा, थर्ड कार्बन का जो OH ग्रुप है ये अभी दूसरे न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में यूज होगा, ठीक। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना है बेटा किसका, एक न्यूक्लियोटाइड का। अब ऐसे हजारों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो DNA का एक हेलिक्स बनेगा या एक स्टैंड बनेगा, ठीक। जब दो स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगी तो क्या बनेगा, DNA का पूरा स्ट्रक्चर। तो अब हम DNA का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बेटा। तो जो DNA का जो स्ट्रक्चर है बेटा, तो फर्स्ट टाइम DNA के स्ट्रक्चर की स्टडी फ्रैंकलिन नामक जो साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन, इन्होंने 1949 में, ठीक, फ्रैंकलिन नामक एक साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से DNA के फोटोग्राफ्स तैयार किए या DNA के फोटोग्राफ्स की स्टडी की। किसने, फ्रैंकलिन। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के थ्रू इन्होंने DNA के फोटोग्राफ प्रिपेयर किए, और फोटोग्राफ प्रिपेयर करने के बाद इन्होंने स्टडी की, और उस स्टडी के द्वारा उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो DNA है, DNA डबल स्टैंड मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक, DNA डबल स्टैंड मॉलिक्यूल्स होता है, और इसके एक हेलिक्स की लंबाई, ठीक, या इसके एक टर्न जहां से करेगा, ठीक, DNA डबल स्टैंड मॉलिक्यूल्स है, इसका जो एक हेलिक्स होगा, उस एक हेलिक्स की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉन होगी, ठीक। उसके अलावा इन्होंने ये बताया कि DNA जो है वो राइट हैंडेड होता है, ठीक, एंटी पैरेलल होते हैं। तो फ्रैंकलिन ने ये स्टडी की। इसके बाद बेटा वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट ने 1953 में, कब, 1953 में DNA का डबल हेलिक्स मॉडल रिप्रेजेंट किया, ठीक, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल क्या किया, रिप्रेजेंट किया, ठीक।
जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक, तो वॉटसन एंड क्रिक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल रिप्रेजेंट किया था। तो वॉटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, ठीक, वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, किसका? डीएनए का। तो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया बेटा, तो उनका मॉडल इस टाइप का उन्होंने तैयार किया था। ये वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल बेटा, ये बेटा, ये इसका फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ एंड क्या है इसका? फ्री है। इसका ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तो इसका थर्ड एंड फ्री है, तो इसका ये थर्ड एंड फ्री होगा और इसका ये फिफ्थ एंड। ठीक है, तो बेटा ये वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का ये डबल हेलिक्स मॉडल रिप्रेजेंट किया था। इस डबल हेलिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये इस एक न्यूक्लियोटाइड में देखिए ये एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, ये हमने ये लिखा है एडेनिन। ठीक, इस नाइट्रोजन बेस के पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? सॉरी, इस शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है और ये जो फिफ्थ कार्बन होगा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा? इसमें फास्फोरिक एसिड। ठीक, तो ये फिफ्थ एंड इसका फ्री है। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा बेटा, किसके द्वारा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। ठीक, तो ऐसे जुड़ते गए और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके जस्ट अपोजिट होती है दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक, तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसमें शुगर पूरी सीधी जुड़ी हुई है बेटा, इसमें शुगर कैसी जुड़ी हुई है? उल्टी जुड़ी हुई है। तो दोनों स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। ठीक, और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल बनाती है। तो वॉटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग ये कहा गया बेटा कि जब वॉटसन एंड क्रिक ने जब अपना डबल हेलिक्स मॉडल रिप्रेजेंट किया, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए है, डीएनए के दोनों स्टैंड के बीच की या इनका जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना होगा?
इनके अकॉर्डिंग जो डीएनए है, इस डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉन का होगा। ठीक, वॉटसन एंड क्रिक ने ये बताया कि जो डीएनए है, डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉन का होगा। क्लियर? डीएनए में एडिनिन की पेयरिंग हमेशा किससे होगी? थाइमिन से, कि एडिनिन जो है हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा और इनके बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक, पहला ये बताया कि डीएनए जो है 20 एंगस्ट्रॉन का होगा, एडिनिन की पेयरिंग हमेशा किससे होगी? थाइमिन से होगी और इनके बीच डबल बॉन्ड होंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ग्वानिन की पेयरिंग हमेशा किससे होगी? साइटोसिन से होगी और इनके बीच क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक, यानी कि इनके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये चीज़ बताई। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जो डीएनए है, डीएनए के एक क्रिस्ट की लंबाई या एक बार जहां से टर्न करेगा डीएनए, ठीक, तो डीएनए जहां से एक बार टर्न करेगा उस टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होगी। कितनी होगी बेटा? 34 एंगस्ट्रॉन होगी। और उस एक टर्न में या एक क्रिस्ट में, ठीक, ऐसे 10 बेस पेयर होंगे। कितने होंगे? 10 बेस पेयर। तो 34 एंगस्ट्रॉन उसकी पूरी क्या है बेटा? एक टर्न की या एक क्रिस्ट की लंबाई है। अब उसमें 10 बेस पेयर है, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉन। उन्होंने ये बताया कि एक जो बेस पेयर है, ये फर्स्ट बेस पेयर है बेटा AT, दूसरा बेस पेयर क्या है? TA। ठीक, तो इससे इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉन। क्यों होगी? क्योंकि डीएनए के एक टर्न की लंबाई कितनी है बेटा? 34 एंगस्ट्रॉन। हम डीएनए बना के देखते हैं यहाँ पे वो वाला स्ट्रक्चर। जैसे कि सपोज बेटा ये डीएनए है, ये डबल स्टैंड डीएनए बेटा। अब इसका एक टर्न देखो, एक स्टैंड का, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक मुड़ा है, ये ऐसा यू शेप में गया है ऐसा। ठीक है बेटा, इसने यहाँ से टर्न किया है एक बार, ये वाली स्टैंड को देखो आप। ठीक, ये यहाँ से ऐसा ऐसा यहाँ तक। ठीक, तो ये इसका क्या कहलाएगा? एक टर्न या एक क्रिस्ट। ठीक, वैसे ही आप इसमें देखते हो तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो बेटा ये यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा, ये इसको हम बोलेंगे एक क्रिस्ट। क्या बोलेंगे? एक क्रिस्ट। इसकी लंबाई कितनी है बेटा? 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक, वॉटसन एंड क्रिक ने ये बताया कि डीएनए के एक क्रिस्ट की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन। और इसमें कितने बेस पेयर होते हैं बेटा? 10 बेस पेयर। सपोज ये एक बेस पेयर हो गया, ठीक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5,
6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बेस पेयर है। ऐसे जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये एडिनिन था, ये ग्वानिन, ये थाइमिन, साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन। ठीक, तो इसके कॉम्प्लीमेंट इधर प्रेजेंट होंगे। तो बेटा ये एडिनिन है यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन होगा। यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन, यहाँ थाइमिन है तो एडिनिन, यहाँ साइटोसिन है तो ग्वानिन, यहाँ एडिनिन है तो थाइमिन, यहाँ ग्वानिन है तो साइटोसिन, थाइमिन है तो एडिनिन, ये साइटोसिन है तो ग्वानिन, ये एडिनिन है तो ये थाइमिन, और ये ग्वानिन है तो ये साइटोसिन। तो देखिए बेटा, ये डीएनए के एक टर्न की लंबाई कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉन। और इनमें कितने बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर है। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, 3.4 एंगस्ट्रॉन। ठीक, तो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल रिप्रेजेंट किया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि इस डबल स्ट्रैंड डीएनए का जो डायमीटर होगा ये 20 एंगस्ट्रॉन का होगा। ठीक, एक क्रिस्ट की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होगी, जिसमें 10 बेस पेयर होंगे। तो 10 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो है एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का 3.4 एंगस्ट्रॉन। और ये भी बताया कि एडिनिन की पेयरिंग हमेशा थाइमिन से होगी, साइटोसिन की पेयरिंग हमेशा ग्वानिन से होगी। इनके बीच डबल बॉन्ड होंगे, इनके बीच क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक, तो ये वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल है बेटा किसका, डीएनए का। ठीक, इस डबल स्ट्रैंड डीएनए में एक स्ट्रैंड फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की डायरेक्शन में ग्रो करती है। ये फिफ्थ एंड हो गया मान लीजिए, तो ये हो गया इसका थर्ड एंड, ये इसका फिफ्थ एंड, तो ये थर्ड एंड। ठीक, यानी एक चैन फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की दिशा में ग्रो करेगी, तो दूसरी थर्ड एंड से फिफ्थ एंड की दिशा में। अब ये थर्ड एंड और फिफ्थ एंड क्या है बेटा, तो यहाँ देख लो आप, थर्ड एंड फिफ्थ एंड हम किसको लिखते हैं कि देखिए, ये शुगर का ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इसका पांचवा कार्बन फ्री है, तो उसको हम लिखते हैं फ्री एंड। ठीक, तो ये हो गया फिफ्थ फ्री एंड। अब चूंकि यहाँ शुगर उल्टी है बेटा, उल्टी बनी हुई है, तो ये इसका पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा और इसका पांचवा क्या है, बाइंड है यहाँ। ठीक, तो इसका तीसरा कार्बन फ्री है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, थर्ड फ्री एंड, और इसको क्या लिखते हैं, फिफ्थ फ्री एंड। ठीक, ये ऐसा लिखते हैं फ्री एंड, और ये ऐसा फिफ्थ फ्री एंड। ठीक है बेटा, तो ये चीज वॉटसन एंड क्रिक ने बताई। तो ये वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल है। अब इसके बाद बेटा वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का जब डबल हेलिक्स मॉडल दिया, इस मॉडल को देने के बाद चारगाफ नामक साइंटिस्ट ने एक रूल्स बनाए, किसको लेके, डीएनए को लेके। तो उसको कहा गया चारगाफ इक्विवेलेंट रूल्स। ठीक, चारगाफ का रूल्स। तो अब हम ये आप ड्रा कर लीजिएगा बेटा, ये डायग्राम 11th में भी आपने पढ़ा है इसको। तो डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि डीएनए के लिए एक चारग्राफ का रूल। ठीक, चारगाफ रूल्स क्या थे बेटा, डीएनए के लिए चारगाफ रूल्स दिए गए। चारगाफ रूल्स में ये कहा गया कि डीएनए में जितने प्यूरिन होंगे उतने पायरिमिडीन होंगे। ठीक,
कि डीएनए में जितने प्यूरिन हैं उतने ही क्या होंगे, पायरिमिडीन होंगे, कि प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, कि जितने प्यूरिन ग्रुप होंगे उतने ही डीएनए में क्या होंगे, पायरिमिडीन होंगे। तो प्यूरिन में हमने किस किस को इंक्लूड किया बेटा, एडेनिन एंड ग्वानिन को, और पायरिमिडीन में किसको इंक्लूड किया है, साइटोसिन एंड थायमिन को। तो इन्होंने कहा कि जितने प्यूरिन ग्रुप होंगे उतने ही पायरिमिडीन ग्रुप होंगे किसमें, डीएनए में। ठीक। दूसरा ये रूल्स दिया उन्होंने, ये फर्स्ट रूल्स था उनका, जितने प्यूरिन है उतने क्या होंगे, पायरिमिडीन होंगे। दूसरा इन्होंने ये बताया कि जितने एडेनिन होंगे उतने थायमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ग्वानिन होंगे। यानी एडेनिन के बराबर हमेशा थायमिन होगा, ग्वानिन के बराबर साइटोसिन, या साइटोसिन के बराबर क्या होंगे, ग्वानिन होंगे। ठीक। तो ये दूसरा रूल्स था। तो अब देखो इस पे अप्लाई करके देखो आप, ये रूल्स फॉलो होता है क्या, कि जितने प्यूरिन है उतने पायरिमिडीन होंगे, ये कह रहे हैं। ठीक। तो यहाँ प्यूरिन ग्रुप कितने हैं बेटा, ये देखो 1 2 3 4 AG 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 है बेटा, 9 प्यूरिन ग्रुप ए और जी। ठीक। अब उतने ही पायरिमिडीन है या नहीं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और कहीं छूटा है बेटा, ये 8 और एक ये 9। ठीक है। तो जितने प्यूरिन है उतने पायरिमिडीन होंगे, कि जैसे हम यहाँ देख लें कि सपोज ये एक स्ट्रक्चर है बेटा, छोटा सा स्ट्रक्चर बना के हम देखते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, तो जितने प्यूरिन है उतने पायरिमिडीन होंगे कह रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ए की पेयरिंग है किससे, टी से, जी की पेयरिंग है किससे, सी से, ठीक, टी की पेयरिंग है किससे, ए से। ये मान लीजिए कि डीएनए है, तो इसमें जितने प्यूरिन है उतने पायरिमिडीन बोल रहे हैं बेटा। तो प्यूरिन ग्रुप कहाँ है, ये 1 ये 2, ठीक, और ये 3, ये 3 प्यूरिन है, तो ये 3 क्या है, पायरिमिडीन है। तो प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन। अब इनका दूसरा रूल्स था कि जितने एडेनिन है उतने थायमिन होंगे, जितने साइटोसिन है उतने ग्वानिन होंगे। तो एडेनिन थायमिन, ठीक, एडेनिन थायमिन, साइटोसिन ग्वानिन। ठीक। तो यहाँ पे 2 एडेनिन है तो 2 थायमिन है, 1 ग्वानिन है तो 1 साइटोसिन है, ये भी इक्वल है। हाँ, लेकिन इन्होंने थर्ड रूल्स दिया कि A प्लस टी बराबर C प्लस जी। ठीक। यानी एडेनिन और थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का रेशो इक्वल नहीं होता। ये हर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं। यानी AT और GC इनका जो रेशो है, ये रेशो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे रेशो देखिए आप, अब ये यहाँ पे AT कितने हैं बेटा, A और T कितने हैं, 2 हैं, लेकिन G और C कितने हैं, 1 ही है। तो यहाँ पे रेशो कितना आ रहा है आपका, AT का रेशो आपका हो गया 2:1, यानी यहाँ पे AT कितने हैं, 2 हैं, और GC कितने हैं बेटा, 1 है।
ठीक, तो ये थर्ड रूल्स दिया था इन्होंने। यहां पे देखिए आप 80 कितने हैं, 80 कितने हैं बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक, यहाँ पे तो इक्वल आ जाएंगे आपके क्योंकि 10 है तो, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि एडेनिन और थाइमिन जितने हैं, यानी कि एडेनिन और थाइमिन का जितना पेयर है उतना ही पेयर ग्वानिन और साइटोसिन का होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक। ये रेशो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम रेशो की, कि एटी और जीसी का रेशो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। तो ये थे बेटा चारगाफ के रूल्स। चारगाफ के रूल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जितने प्यूरिन हैं उतने पायरिमिडीन होंगे किसमें, डीएनए में, जितने एडेनिन हैं उतने थाइमिन होंगे डीएनए में, जितने साइटोसिन हैं उतने क्या होंगे, ग्वानिन होंगे। लेकिन AT बराबर CG ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होते हैं, कि जितने एडेनिन और थाइमिन है उतने ही साइटोसिन और ग्वानिन का रेशो होगा, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग स्पीसीज में इसका रेशियो क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा, ठीक। तो अलग अलग स्पीसीज में इनका रेशियो क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए और आगे चेन होती है तो AT CG AT AT AT, ठीक। तो अब यहाँ पे गिनिए आप कितने AT हैं और कितने GC हैं, गिनिए आप अपनी कॉपी में बना के इसको, ठीक। तो देखो बेटा AT के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो यहाँ पे AT कितने हैं बेटा, AT बराबर 9 हो गए, ठीक। अब GC कितने हैं ये देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6। तो GC कितने हैं बेटा यहाँ पे, या CG 6 है। तो इस DNA की अगर हम बात करें तो इस DNA में AT है 9 और GC है कितने, 6 है। तो ये रेशियो बराबर है क्या, नहीं है, ठीक। तो इसी को चारगाफ रूल्स कहा गया, ठीक। थैंक यू बेटा। अब कल पढ़ेंगे हम RNA।